जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम पढ़ेंगे कांच की स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कांच की स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। तो आज का हमारा जो टॉपिक क्या है? कांच की स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। उससे पहले अपन ने पढ़ा था अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो पृथक्कारी तल से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को अपन ने कहा था प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के हमने फिर कुछ उदाहरण पढ़े थे, जैसे तारों का टिमटिमाना, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और आंशिक रूप से डूबी हुई द्रव में पेंसिल मुड़ी हुई या तिरछी दिखाई देती हैं। इस प्रकार के अपन ने कुछ उदाहरण पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कांच की स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम विरल माध्यम, अब यहां विरल माध्यम हम क्या ले रहे हैं? वायु। विरल माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम सघन माध्यम, यहां सघन माध्यम क्या होगा? कांच में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। क्योंकि प्रकाश की किरण का वेग घट जाता है। ऐसे ही जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम अर्थात वायु से सघन माध्यम अर्थात कांच की स्लैब में प्रवेश करती हैं तो उसका वेग घट जाने की वजह से प्रकाश की किरण क्या होती हैं? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं या अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। जैसे ही कांच की स्लैब जो कि सघन माध्यम है से वायु अर्थात विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती हैं।
क्योंकि प्रकाश की किरण का वेग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो कांच की स्लैब में जब प्रवेश करती हैं तो प्रकाश की किरण का वेग घट जाता है, अर्थात प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जैसे ही वो प्रकाश की किरण कांच की स्लैब से पुनः वायु अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसका वेग बढ़ जाता है और वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अगर हम अब चित्र बनाएं तो अपने को चित्र बना के देखते हैं हम। मान लीजिए ये हमने ली है कांच की स्लैब, जिसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ये कांच की आयताकार स्लैब है जिसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। इस कांच की स्लैब में जब प्रकाश की किरण वायु माध्यम, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम क्या, वायु से प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अब यहाँ पर हम अभिलंब बनाते हैं तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको हम नाम देते हैं आपतित किरण। और जो इसमें प्रवेश कर जाती हैं इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये जो कांच की स्लैब है वो कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या, कांच की स्लैब। अब जैसे ही ये कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण जो होती है दूसरी सतह से, अब ये इस सतह पर क्या हो गई, आपतित किरण हो गई, और ये जब बाहर निकलती हैं तो ये अभिलंब से दूर हट जाती हैं। और अगर हम ये अभिलंब बनाते हैं तो ये अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, तो इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। ये निर्गत किरण है। और अब अगर हम अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनाते हैं तो कोण बनता है आई। इस कोण को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण, सॉरी हम इसको आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। या फिर ये आपतित किरण और अभिलंब हो जाएगा, और यहाँ भी ये अभिलंब और अपवर्तित किरण, यहाँ हम इसको निर्गत किरण बोलते हैं। ये यहाँ पे आपतन कोण और यहाँ हो जाएगा अपवर्तन कोण आर। ये आपतन कोण, अपवर्तन कोण क्या होता है, आर होता है। अब हम ये जो हैं तो अपने अभी उसमें पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण जो होती हैं, विरल माध्यम जो होता है, वहाँ पे विरल माध्यम में जो प्रकाश की किरण होती हैं वो अपने वेग से आती हैं। जैसे ही माध्यमों में अंतर हो जाता है तो उसका वेग घट जाता है, क्योंकि सघन माध्यम जो होता है उसमें सघन माध्यम के कण पास हो जाने से प्रकाश की किरण का वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए प्रकाश की किरण जो होती हैं वे घट जाने की वजह से अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो जब अभिलंब और आपतित किरण होती है उसके बीच बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण। उसको हम कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसे कोण आर बोलेंगे, जिसे हम अपवर्तन कोण बोलते हैं। यह है चित्र कांच की स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन।
अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था परावर्तन और परावर्तन के नियम, परावर्तन के भी 2 नियम थे, ऐसे ही अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला नियम देखिए, हम देखते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो हैं तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या हो जाएगा? नियम नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल या बिंदु पर स्थित होते हैं। अब नियम 2। नियम दूसरा क्या है? तो आपने पढ़ा था कि जिस प्रकार आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता था तो अपन ने उसको परावर्तन का नियम कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखो, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R की ज्या का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है? निश्चित या स्थिरांक होता है। तो हमारा दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात निश्चित या हम कहते हैं स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। तो साइन I अपॉन साइन R निश्चित लिखेंगे हम, या हम लिखेंगे स्थिरांक। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है स्थिरांक या निश्चित होता है, तो हम लिखेंगे साइन I बट्टा साइन R इज इक्वल टू स्थिरांक या नियंतांक, या हम इसको नियंतांक भी बोलते हैं। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। और अपवर्तन के दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है स्नेल का नियम क्या है, तो हम कहेंगे साइन आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, या साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू निश्चित या स्थिरांक। तो ये अपवर्तन के 2 नियम थे और ये कांच की स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन की घटना थी। हम इसको रेखांकित या नामांकित करके भी बोल सकते हैं। प्रकाश की किरण इसको नाम दे सकते हैं। यदि हम इसको कह देंगे PQ तो इसको हम QR और इसको RS बिना से नाम दे करके भी कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में आया हुआ है। ये प्रकाश की अपवर्तन की घटना का कांच की स्लैब में होने वाला परिवर्तन है और अपवर्तन के नियम हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।